कंडीशंस फॉर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 28 के अंदर हम करने वाले हैं बच्चों आज की क्लास में। आप नोट करेंगे कंडीशंस फॉर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग सिक्योरिटीज। तो बच्चों बहुत ध्यान से, दिस इज वेरी टेक्निकल कंसेप्ट कि जब शेयर्स इशू होते हैं तो प्राइस कैसे फिक्स होता है उसका, तो उसका प्रोसीजर हम करने लगे हैं। शाबाश बेटा। तो इशूअर किस तरह से प्राइस फिक्स करेगा, रेगुलेशन 28 हमें गाइड कर रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। पहली चीज सुनिए, सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कंसल्टेशन आपको मर्चेंट बैंकर की सलाह लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रेगुलेशन 28 कह रहा है इशूअर तुम जाओ मर्चेंट बैंकर के पास। कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर के साथ सलाह मशवरा करना है। इशूअर को मर्चेंट बैंकर के साथ कंसल्टेशन करना है। ठीक है बेटा। क्या बातचीत करेंगे, क्या मीटिंग होगी इनके बीच में, उसका आउटकम देख रहे हैं बेटा। एन इशूअर may determine the price of specified securities, the price of specified securities in consultation with lead merchant banker LMB। और दूसरा इसका तरीका एक और है, वो आपको जानते हैं बेटा, थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, या फिर प्राइस डिस्कवरी का एक और तरीका ये है कि आप बुक बिल्डिंग से उसका प्राइस फिक्स कीजिए। ठीक है। एन इशूअर, ध्यान से समझना बात को, मे डिटरमाइन द कूपन रेट वो डिटरमाइन करेगा। एंड कन्वर्जन प्राइस of convertible debt instrument मैं समझाऊंगा बेटा, इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए। इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर
लीड मर्चेंट बैंकर। तो इशूअर में डिटरमाइन द कूपन रेट। बेटा कूपन रेट शुरू में शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, कूपन दिए जाएंगे और कूपन को एक्सचेंज किया जाएगा शेयर्स के साथ। ठीक है बेटा। तो कूपन रेट का प्राइस क्या, उस कूपन को किस रेट पे बेचेंगे, आप सुन लीजिए ध्यान से। शुरू में इक्विटी शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, शुरू में कूपन दिए जाएंगे आपको और कूपन रेट बताया जाएगा, भाई एक कूपन इतने का है और एक कूपन के बदले में आपको इतने शेयर मिलेंगे। ठीक है। या फिर कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाएंगे और उसका कन्वर्जन प्राइस बताया जाएगा कि हम आपको आज की डेट में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं और ये उसका कन्वर्जन प्राइस है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर्स में लेटर ऑन कन्वर्ट करा सकते हैं। आप अपने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को लेटर ऑन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये शाबाश, ध्यान से आपने बात सुननी है। इशूअर कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर के साथ ये फिक्स करेगा। आइए बेटा, इसी चीज को हम यहाँ एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज को नोट करेंगे। शाबाश। प्राइस डिक्लेरेशन पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए बेटा, तो आप ध्यान से नोट करेंगे। ऊपर आप हेडिंग लिखिए प्राइस डिक्लेरेशन। एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं जिससे आप सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें समझ जाएंगे बेटा। ठीक है। एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के थ्रू प्राइस डिक्लेरेशन को समझेंगे बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले डायग्राम को समझ लीजिए, फिर बाद में पॉज करके आप नोट कर सकते हैं प्राइस डिक्लेरेशन। तो पहले क्या लिख रहे हैं हम, सबसे पहले प्राइस डिक्लेरेशन, प्राइस को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, प्राइस डिक्लेरेशन कर रहे हैं और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के दौरान आपको क्या बताना है, जहां पे फिक्स्ड प्राइस हो, फिक्स्ड प्राइस इशू है, इन फिक्स्ड प्राइस इशू। तो ये डायग्राम बनाएंगे बेटा आप। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ RHP, बुक बिल्ट इशू के केस में, बुक बिल्ट के केस में हम ये नोट करेंगे यहाँ पर कब कब क्या क्या डिक्लेयर करना है आपने। आइए इस चीज को हम नोट करेंगे बेटा। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ, अब लिखिए बेटा, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस। फाइनल प्रोस्पेक्टस कहाँ इशू होता है, ROC वगैरह के पास इशू होता है बेटा, वो बात को आपको पता है। तो फिक्स्ड प्राइस इशू है, ध्यान से नोट कर लीजिए। एट द टाइम ऑफ
पहला, दूसरा और तीसरा, तीन बातें हैं बेटा, ध्यान से सुननी है आपको। प्राइस डिक्लेरेशन कर रहे हैं तीनों सिचुएशंस में। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जब सेबी के पास आप ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भेजेंगे और फिक्स्ड प्राइस इशू है तो आप प्राइस बता देंगे। तो यहां आप क्या बताएंगे? प्राइस। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आरएचपी और बुक बिल्ड का केस है तो यहां आपको प्राइस या तो बताना है प्राइस, यहां या तो आपको बताना है फ्लोर प्राइस। बहुत ध्यान से आपने नोट करनी है बात। केस क्या है, सिचुएशन क्या है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आरएचपी और बुक बिल्ड के केस में या तो फ्लोर प्राइस बताइए, ठीक है, या फिर प्राइस बैंड बताइए। प्राइस बैंड मतलब जैसे मान लो 100 रुपये और 120 रुपये के बीच में बोली लगानी है, ये है प्राइस बैंड। और फ्लोर प्राइस मतलब आप 100 रुपये से नीचे बोली नहीं लगा सकते। जहां आप लोअर लिमिट, बिड लगाने की लोअर लिमिट बता रहे हैं तो उसे फ्लोर प्राइस कहते हैं, और जहां आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता रहे हैं तो वहां प्राइस बैंड आप बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? प्राइस बैंड। तो बुक बिल्ड इशू के केस में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आरएचपी, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है बेटा, आप फ्लोर प्राइस बताएंगे या प्राइस बैंड बताएंगे। और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो फाइनल प्राइस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, ठीक है। और अगर बात फिक्स्ड प्राइस के केस में भी एक बात मैं बताऊं आपको बेटा, आप यहाँ जरूरी है कि फाइनल प्राइस आप फिक्स्ड प्राइस ड्राफ्ट के स्टेज पे बताएंगे। आप अगर आप श्योर नहीं है ड्राफ्ट के स्टेज पे तो यहां भी आप प्राइस बैंड बता सकते हैं। वैसे फिक्स्ड प्राइस के केस में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर इशूअर श्योर नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तो उस वक्त प्राइस बैंड बता देगा कि मेरा फाइनल प्राइस इस रेंज में आ सकता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद आरओसी तो यहाँ फाइनल प्राइस क्या बताएंगे बेटा? फाइनल प्राइस। तो ये तीन स्टेजेस हैं बेटा प्राइस डिक्लेरेशन की। दीज आर द 3 स्टेजेस, 1 2 3। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइनल प्राइस यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है, या स्पेसिफिक कूपन रेट भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल प्राइस बताएंगे। चलिए ये बात आप समझे बेटा। मैं एक बार रिपीट करा दूं, प्राइस डिक्लेरेशन के बारे में हमने सीखा। पहली सिचुएशन क्या है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इन द फिक्स्ड प्राइस इशू, प्राइस बताएंगे या प्राइस बैंड बता सकते हैं। और बुक बिल्ड की किसमें जब आप आरएचपी फाइल करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस आप फ्लोर प्राइस बताएंगे या प्राइस बैंड बताएंगे। और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइनल प्राइस बताया जाएगा कि इस रेट पर हम शेयर इशू कर रहे हैं। और आपको प्रोसीजर आरएचपी प्रोस्पेक्टस ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको पहले बता दिया है। बुक बिल्डिंग हम आगे करेंगे तो वहाँ डिटेल में आप ये बातें फिर से सीखेंगे प्राइस के बारे में। चलिए हम अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। पहले हमने प्राइस फिक्स करवाया, देखो बेटा, आइए ध्यान से समझेंगे बेटा। रेगुलेशन 28 हम कर रहे हैं बेटा। पहले हमने मर्चेंट बैंकर और इशूअर की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने प्राइस डिक्लेयर कर दिए। प्राइस डिक्लेयर करने के बाद अब क्या होगा, थोड़ा सा अब हम फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू उसे हम किस किस तरह से बताना है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप नोट करेंगे फ्लोर प्राइस
floor price in case of book built issue. Floor price in case of book built issue. फ्लोर प्राइस की बात करेंगे इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू। तो पहली चीज, इशूअर शेल अनाउंस, issuer shall announce the same the the same मतलब फ्लोर प्राइस, या फ्लोर प्राइस लिख लीजिए, द फ्लोर प्राइस एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बिड। बुक बिल्ड कर रहे हैं ना बेटा, बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड, यानी बिड ओपन होने से पहले, ओपनिंग ऑफ बिड, बिड ओपन होने से पहले। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने बात को नोट करना है। इशूअर शेल अनाउंस द फ्लोर प्राइस एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड। अगर उसने फ्लोर प्राइस आरएचपी में नहीं दिया तो, अगर उसने आरएचपी में वो फ्लोर प्राइस देगा, लेकिन पब्लिक को कैसे बताएगा ना, ये बात है, क्योंकि आरएचपी शुरू में उसने फ्लोर प्राइस किसको दिया है, आप नोट करेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में दिया है फ्लोर प्राइस। ठीक है, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा, हम अब ये देख रहे हैं, ध्यान से आपने नोट करना है। इशूअर शैल अनाउंस द फ्लोर प्राइस एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड। भाई वो तो सेबी को ऑथराइज किया, सेबी को फाइल किया ना उसने ड्राफ्ट में, पब्लिक को कैसे बताएगा, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ आईपीओ, इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, and at least 1 day, at least 1 day, 1 वर्किंग डे लिखिए, 1 डे नहीं लिखिए, at least 1 working day at least 1 working day before the opening of the bid, before the opening of bid, in case of FPO, in case of FPO, in all the newspapers, in all the newspapers in which pre-issue, in which pre-issue advertisement, pre-issue advertisement was released, जिसमें प्री इशू एडवर्टीजमेंट रिलीज की थी आपने जिस जिस न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर में आप फ्लोर प्राइस डिक्लेयर करेंगे इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू। और दूसरी चीज आप क्या बताएंगे, रेशियोज बताएंगे आप बेटा। और लॉजिक भी बताएंगे ना भाई, आपने ये फ्लोर प्राइस इतना हाई क्यों रखा है,
The announcement of the announcement shall contain relevant financial ratios. The announcement shall contain relevant financial ratios computed for both computed for both upper and lower end of the price band. And also a statement also a statement drawing attention statement drawing attention of the investors to ध्यान से नोट करेंगे बेटा, मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप नोट करेंगे। एंड ऑल्सो अ स्टेटमेंट ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर्स टू द सेक्शन टाइटल्ड टाइटल्ड जिसका टाइटल होगा, यानी उस एडवर्टीजमेंट में एक टाइटल होगा बेसिस ऑफ इशू प्राइस, बेसिस ऑफ इशू प्राइस नाम का एक सेक्शन होगा उसी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में, और वहां आप इन्वेस्टर का ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये आपने बताना है एडवर्टीजमेंट में फ्लोर प्राइस की डिक्लेरेशन कैसे होगी। इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू में प्राइस डिक्लेरेशन हम सीख रहे हैं कि रेगुलेशन 28 इशूअर कैसे प्राइस डिक्लेयर करता है, वो फ्लोर प्राइस के बारे में कैसे बताएगा इन केस ऑफ आईपीओ और इन केस ऑफ एफपीओ। ठीक है, ये हम सब बातें रिवाइज एक बारी दोबारा से करेंगे। और रेशियोज के बारे में सीखा अभी, पहले इसके बारे में सीखिए। कहते हैं जी रेशियो बताएगा, द अनाउंसमेंट शेल कंटेन रिलेवेंट फाइनेंशियल रेशियो कंप्यूटेड फॉर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस बैंड। हमने अपर एंड लोअर लिमिट प्राइस बैंड को क्यों फिक्स किया है, इसके लिए रिलेवेंट फाइनेंशियल रेशियोज बताएगा। एंड ऑल्सो अ स्टेटमेंट ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर टू द सेक्शन टाइटल्ड बेसिस ऑफ द इशू प्राइस, और इस चीज को समझाएगा, इन रेशियोज के लॉजिक को समझाएगा कि ये जो हमने इशू प्राइस डिटरमाइन किया है इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है। ठीक है, इशूअर शेल अनाउंस द फ्लोर प्राइस एटलीस्ट 5 वर्किंग डे, ये याद रखना है बेटा, 5 दिन पहले बताना है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बिड इन केस ऑफ आईपीओ, एंड एटलीस्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बिड इन केस ऑफ एफपीओ in all the newspapers in which pre-issue advertisement was released। जहां आपने प्री इशू एडवर्टीजमेंट रिलीज की थी वहां आपने इनके बारे में बताना है। दिस इज द रेगुलेशन 28। ठीक है, इसमें कुछ बातें और भी रह गई हैं अभी, आइए उनको भी हम देख लें एक बारी, छोटी मोटी बातें थोड़ी सी और रह गई हैं। हम सीखेंगे बेटा मैक्सिमम कैप,
मैक्सिमम कैप, द कैप इन द प्राइस बैंड। कैप का मतलब क्या है? कैप इन द प्राइस बैंड, the cap in the price band shall be less than or equal to, shall be less than or equal to 120% of the floor price। यानी फ्लोर प्राइस जो भी फिक्स किया है, आप बैंड प्राइस बैंड बताओगे ना बेटा, बैंड में नहीं अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताओगे। यानी आपने कहना है कि भाई मैं अपना शेयर 100 रुपये और 120 रुपये के बीच में रखूंगा, आपने बिड लगानी है। तो कैप इन द प्राइस बैंड, बैंड का मतलब समझ गए बेटा, जहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों है। अब कह रहा है कि कैप मतलब अपर लिमिट और फ्लोर प्राइस मतलब लोअर लिमिट। कैप इन द प्राइस बैंड शेल बी लेस देन, या तो कम हो या बराबर हो किसके? 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस के। तो जहां क्वेश्चन में फ्लोर प्राइस दे दिया हो और आपसे कैप पूछी हो, तो आप क्या करेंगे? फ्लोर प्राइस का 120% निकाल देंगे। कैलकुलेटर वगैरह जरूर लेके जाना बेटा इस एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में कैलकुलेटर्स जरूर लेकर जाना, ठीक है। 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस, इन अदर वर्ड्स आप लिख लीजिए बेटा, इन अदर वर्ड्स लिख लीजिए, मैक्सिमम कैप, मैक्सिमम कैप आप लिखिए बेटा, शाबाश। इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में लिखवा रहा हूं, आप ध्यान से लिखिए बेटा। मैक्सिमम 20% कैप इज अलाउड, 20% कैप बिटवीन, 20% कैप बिटवीन, कैप का मतलब समझ रहे हैं आप? अपर एंड लोअर एंड ऑफ प्राइस, अपर एंड लोअर एंड ऑफ प्राइस। शाबाश बेटा। चलिए, मैक्सिमम कैप के बारे में आप सीख गए बेटा। और एक छोटी सी बात और रह गई है लास्ट इस रेगुलेशन 28 की, लिख लीजिए, फ्लोर प्राइस, फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस, ध्यान से नोट कर लीजिए, shall not be less than, shall not be less than the face value, the face value of, face value of specified securities। क्या मतलब है इस बात का? फेस वैल्यू कितनी है आपके शेयर की? 10 रुपये। और फ्लोर प्राइस आप कितना फिक्स कर रहे हैं? आप 10 रुपये से नीचे फिक्स नहीं कर सकते। फेस वैल्यू मान लो 10 रुपये की है, फेस वैल्यू आपकी 10 रुपये की है, तो फ्लोर प्राइस आप 10 रुपये से नीचे नहीं रख सकते, फाइनल प्राइस आपका 10 रुपये से नीचे नहीं हो सकता। तो अगर आप फ्लोर प्राइस को या फाइनल प्राइस को अपनी फेस वैल्यू से नीचे रखेंगे, तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस है, दैट बिकम्स इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। तो इन नॉर्मल इशू में आपका फ्लोर प्राइस होगा या फाइनल प्राइस जो होगा
वो आपकी फेस वैल्यू से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उससे। ध्यान से आप नोट करेंगे, फ्लोर प्राइस और फाइनल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। चलिए, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं बेटा, आप ध्यान से नोट करेंगे, ध्यान से आप नोट करेंगे बेटा। रेगुलेशन 29 शुरू करने जा रहे हैं बेटा, तो आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 29 क्या है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब है कि अलग अलग शेयर, अलग अलग लोगों को आप डिफरेंट डिफरेंट शेयर पे, डिफरेंट डिफरेंट रेट पे शेयर्स दे रहे हो। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब सबको एक रेट पे शेयर नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली चार बातें नोट करेंगे। शाबाश। डिफरेंशियल प्राइसिंग को हम चार पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर आप डिफरेंशियल प्राइसिंग कर रहे हैं तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर और एम्प्लॉइज of the issuer entitled for reservation, entitled for reservation, यानी उस एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के लिए हकदार है अंडर रेगुलेशन 42, ठीक है। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब क्या है? मेकिंग एन एप्लीकेशन, मेकिंग एन एप्लीकेशन for specified securities, for specified securities for specified securities ठीक है, ऑफ वैल्यू, बहुत ध्यान से नोट करना, नोट मोर देन, नोट मोर देन रुपीस 2 lakhs, यानी वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। ध्यान से आपने बात नोट करनी है। पहले कहता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर या एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई का मतलब कौन? जिसे आपने रिजर्वेशन दी है। रेगुलेशन 42 पढ़ेंगे, उसमें हम डिफरेंट लोगों के लिए रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेगुलेशन 42 में कितने लोगों को कितने शेयर्स रिजर्व करने हैं, ये आप बात उसमें हम पढ़ेंगे। और ये लोग अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तीनों कैटेगरी के लोग, पहली बात RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर और एम्प्लॉइज, जिसके लिए आपने रेगुलेशन 42 में रिजर्वेशन करी थी, जिसके लिए आपने रेगुलेशन 42 में रिजर्वेशन करी थी,
अभी आपने नहीं पढ़ा 42 में क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन करते हैं इशू में, तो उसमें से एम्प्लॉयज भी एक होते हैं। मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर specified securities of value not more than ₹2 lakhs। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग कर रहे हैं ना आप बेटा, आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो इन लोगों को किस रेट में आप शेयर इशू कर सकते हैं वो हम अब लिखेंगे। ठीक है, शाबाश। ठीक है, प्राइस प्राइस हाँ, प्राइस कितना प्राइस आप चार्ज करेंगे इन लोगों से, इन ऊपर वाले लोगों से कितना आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लिखिए, लोअर प्राइस लोअर प्राइस देन द प्राइस lower price than the price at which net offer is made made to other categories of applicants। अब उसमें कई कैटेगरी के एप्लीकेंट होंगे जो 2 लाख से ऊपर करेंगे, कुछ QIB होंगे, कुछ एंकर इन्वेस्टर होंगे, कुछ प्रमोटर होंगे। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। तो अदर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट जो होंगे बेटा, उनको जो शेयर, जिस रेट पे शेयर दोगे, ध्यान से सुनना बात आप मेरी बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरी कैटेगरी को आपने शेयर 110 रुपए में दिए हैं, तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को आप उससे लोअर रेट पर देंगे। कहने का मतलब ये है, डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब सुन लो ध्यान से क्या है। रेगुलेशन 29 एक्चुअली है क्या कि अलग अलग तरह के लोगों को आप अलग अलग रेट पर शेयर दे रहे हैं। सीख लो डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या है। अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग रेट आप दे रहे हैं। अगर आप एक ही शेयर के रेट अलग अलग चार्ज कर रहे हैं तो समझ लीजिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो जिन लोगों ने 2 लाख रुपए से कम के लिए शेयर अप्लाई किया है उन्हें आप लोअर प्राइस पे देंगे, उनसे अपर एंड नहीं चार्ज करेंगे। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जो दूसरी कैटेगरी के होंगे, जो अदर कैटेगरी वाले होंगे ना, उनसे लोअर रेट पे आपने देना है। ठीक है, अब लास्ट में लिख लो सच डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कितना हो सकता है? सच डिफरेंस shall not be more than 10%। और ये जो डिफरेंस है ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, ये रेगुलेशन 29 में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। अभी चलिए आइए अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट इसका बेटा। रेगुलेशन 29 सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटीज इशूड टू एंकर इन्वेस्टर। सिक्योरिटीज इशूड टू एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर का मतलब मैंने बताया था, यानी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा आपके लिए, जो अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या रेट फिक्स कर सकते हैं? ठीक है, तो आप नोट करेंगे
एंकर के लिए क्या प्राइस आप फिक्स करेंगे? कहते हैं एंकर को सबसे हाईएस्ट प्राइस देना है। जैसे आपने डिफरेंशियल प्राइसिंग सेट किए हैं, एंकर को आपने हायर प्राइस देना है, सबसे हाई प्राइस एंकर से चार्ज करेंगे आप। हायर प्राइस, हायर प्राइस देन किससे हायर? द सिक्योरिटीज, then the securities offered to other categories of offered to other categories of applicants। ठीक है। और थर्ड इसमें हम करेंगे कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू मतलब पब्लिक और राइट आप इकट्ठे कर रहे हैं। कंपोजिट इशू मतलब क्या बेटा? पब्लिक प्लस राइट इशू आप इकट्ठा लेकर आ रहे हैं, पब्लिक और राइट को इकट्ठा कर रहे हैं, कंपोजिट इशू लेकर आ रहे हैं। तो प्राइस क्या चार्ज करेंगे, आइए नोट करेंगे बेटा। कंपोजिट इशू में प्राइस, शाबाश बेटा। प्राइस ऑफ specified securities to its employees, to its employees एक मिनट बेटा। प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आप लिखिए बेटा offered in public issue, offered in public issue may be different from the price offered in right issue, price offered in right issue। तो प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज offered in public issue may be different from the price offered in right issue and प्राइस अलग अलग हो सकता है and justification for such price difference, for such price difference shall be given in offer document, shall be given in offer document। और जस्टिफिकेशन आप कहाँ देंगे? ऑफर डॉक्यूमेंट में उसका जस्टिफिकेशन आप देंगे कि ये जी हमारा जस्टिफिकेशन है प्राइस डिफरेंस का। तो तीसरी कैटेगरी हमने देखी कंपोजिट इशू की केस की बेटा, और एक फोर्थ कैटेगरी हम देखेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल प्राइसिंग। इशूअर opts for the
alternate book building method. Issuer opts for alternate बुक बिल्डिंग मेथड, यानी बुक बिल्डिंग के भी दो मेथड हैं। आने वाले सेशन में आप सीखेंगे बुक बिल्डिंग के बारे में कि बुक बिल्डिंग कैसे होती है। इशूअर ऑप्ट फॉर अल्टरनेट बुक बिल्डिंग। तो वहां पे डिफरेंशियल प्राइसिंग कैसे हो सकती है, आइए नोट करेंगे प्राइस के बारे में। ठीक है, प्राइस फॉर एम्प्लॉइज may be lower than the floor price. एम्प्लॉइज के लिए फ्लोर प्राइस से नीचे प्राइस हो सकता है। however the difference shall not be more than 10% of the floor price तो रेगुलेशन 29 को आइए रिपीट करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे बेटा। रेगुलेशन 29 है क्या? रेगुलेशन 29 इज डिफरेंशियल प्राइसिंग, यानी अलग अलग प्राइस, डिफरेंट तरह के लोगों को अलग अलग प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द इशूअर और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं दे रहे, उनके लिए आप लोअर प्राइस फिक्स करेंगे। देन अदर कैटेगरीज, जो दूसरे लोग हैं उनसे लोअर प्राइस आप चार्ज करेंगे। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है एंकर इन्वेस्टर्स की, इनसे आप हायर प्राइस चार्ज करेंगे। कंपोजिट इशू के केस में, राइट इशू और पब्लिक इशू के केस में, ठीक है, प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं और आप इसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे कि क्यों आपने राइट इशू पुराने शेयर होल्डर से अलग रेट लिया है और नए शेयर होल्डर जो बनेंगे उनसे अलग रेट चार्ज कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ऐसा, इसका जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे। और इशूअर ने अगर अल्टरनेट बुक बिल्डिंग चूज की है तो एम्प्लॉइज को फ्लोर प्राइस से नीचे दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो रेगुलेशन 29 भी आपने पढ़ा बेटा। आगे हम पढ़ेंगे डिनोमिनेशन ऑफ शेयर्स। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? डिनोमिनेशन ऑफ शेयर्स। शाबाश।